हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तर वैदिक काल के बारे में, लेटर वैदिक पीरियड के बारे में। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग जो है यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 के लिए हिस्ट्री की क्लासेस कर रहे हैं। तो इस प्लेलिस्ट में मैंने पीछे भी कई सारी क्लासेस ली हुई हैं। सिंधु घाटी सभ्यता आपकी कंप्लीट हो गई है। ये वैदिक काल का दूसरा वीडियो है। तो इसके पहले के वीडियोज अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप उसको प्लीज़ देख लें, और आशा है कि आपने उनको देख के अच्छे से लर्न किया होगा। तो चलिए उसके बाद ही आप इस वीडियो पे आएँ, क्योंकि पूर्व वैदिक काल मैंने जैसा पिछले वीडियो में भी बताया था, उसके रटने के बाद अगर आप इस पे आएंगे, उसको तैयार करने के बाद इस पे आएंगे, तभी ये वीडियो और वो वीडियो मिक्स नहीं होगा, क्योंकि बहुत सिमिलर सी चीज़ें हैं। तो कन्फ्यूज ना हो, पहले वो पढ़ लें फिर इस पे आएँ, और उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं अब अपना वीडियो हम। तो सबसे पहली बात यह है कि हम लोगों को इसको वैदिक काल को दो पार्ट्स में बांटने की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल क्या हुआ था कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में जो है, जब ये सभ्यता आई तो ये खाना बदोश सभ्यता थी। खाना बदोश होने की वजह से यहाँ पे जो है कई सारी चीज़ें अलग चल रही थी। कृषि का विकास नहीं हुआ था, कई सारी चीज़ें थी। लेकिन जब 1000 बीसी के आसपास में, 1000 बीसी के आसपास में लोहे का आविष्कार होता है, तो ये पूरी अर्थव्यवस्था को अचानक से बदल सा देता है। लोहे के आविष्कार से, लोहे की खोज से क्या होता है कि धीरे धीरे कृषि में भी कृषि यंत्रों के तौर पे हल, कुदाल, फावड़े, इस सब का उपयोग बढ़ता है, और कृषि अचानक से मतलब जादू की तरीके से बढ़ती है। लोग जहाँ अभी तक जो है युद्धों पे आधारित थे, जिनकी अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से युद्धों पर निर्भर थी, अब धीरे धीरे कृषि की तरफ भी शिफ्ट होते हैं। और इसी के साथ साथ कुछ बुराइयां भी इस धर्म में आना, इस सभ्यता में आना शुरू हो जाती हैं। तो वो सब कुछ हम इस वीडियो में जिक्र करेंगे, इसको पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, 1000 बीसी के आसपास जो है लोहे की खोज होती है, जिसने अर्थव्यवस्था को बहुत अच्छे ढंग से प्रभावित किया। इससे क्या होता है कि इसका अर्थ बढ़ता है, अर्थ मतलब पैसा बढ़ता है, राज बढ़ता है, जो राजा की शक्तियां हैं वो भी बढ़ती हैं, समाज भी धीरे धीरे पैसे वाला होता है। और समाज जब पैसे वाला होता है, तो ये एक आइडियोलॉजी के साथ आए थे, ये एक धर्म के साथ चलने वाले लोग थे, तो इनका धर्म भी मजबूत होता है। और उसमें भी कई सारे चेंजेस आते हैं, कुछ पॉजिटिव थे कुछ निगेटिव थे। हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले राजनीतिक जीवन के बारे में देखेंगे, क्या चेंज हुआ। तो जन का आकार जो था ये थोड़ा बड़ा हो गया। अभी तक जो जन छोटे छोटे हुआ करते थे, राजा जो है, राजन जो यहाँ के हुआ करते थे, उनका एक छोटे क्षेत्र पर अधिकार हुआ करता था। लेकिन धीरे धीरे समय बढ़ने के साथ राजा की शक्तियाँ बढ़ी, और धीरे धीरे कई सारे जन, मतलब जो जन हुआ करते थे, उनका आकार बढ़ गया। और आगे आप देखेंगे तो कई सारे जन मिलके, जैसे नीचे है भरत और कुरु, ये दोनों मिलके एक कुरु जनपद बना लिए। तो कई सारे जन मिले भी आपस में, और इससे जनपदों का निर्माण हुआ। फिर राजा का महत्व जो है, जब उनका राज्य क्षेत्र बढ़ा, जब उनके पास पैसा बढ़ा, तो उनकी शक्तियाँ भी बढ़ी, उनका महत्व भी बढ़ा। इसके पहले राजन जो हैं वो बहुत शक्तिशाली नहीं हुआ करते थे, वो सहायता से काम किया करते थे लोगों की। अब जो है धीरे धीरे वो अथॉरिटेरियन हो गए, वो एक तरीके से कहा जाए तो मतलब पावरफुल ज़्यादा हो गए। तो इनका पद भी वंशानुगत हो गया, और राजा का आकार बढ़ने से जिनकी सभा थी, समिति थी, इन सब का विदत थी, इस सब का आकार घटने लगा, इन सब का महत्व घटने लगा। जो सलाहकारी संस्थाएं थीं, उनका जो है महत्व घटने लगा, और इनके अधिकारियों की संख्या बढ़ने लगी। जिनके आदेशों का पालन करते थे, इनके कार्यों को कराया करते थे अधिकारी, उनकी संख्या बढ़ने लगी। इनकी सभा समिति सबका महत्व ही कम हो गया, और इनकी संख्या भी घटी। इसके बाद फिर देखते हैं कर व्यवस्था। अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि कर जो है एक बलि नाम का कर हुआ करता था, और वो स्वेच्छा से लिया जाता था। लेकिन अभी जो है ये नियमित कर दिया गया। जब कृषि बढ़नी शुरू हुई, तो कृषि के साथ राजा को भी ये आभास हुआ कि अब कर को नियमित कर देना चाहिए, जिससे हमारी आय भी बढ़े। और क्या होता है, सेना और न्याय अब अभी पूर्णतः स्थायी नहीं थे। मतलब न्याय का जिक्र तो मिलता है, लेकिन बहुत स्थायी न्याय नहीं देखने को मिलता है अभी भी, और सेना भी बहुत स्थायी नहीं देखने को मिलती है। इसके बाद फिर पढ़ते हैं सामाजिक जीवन के बारे में। तो सामाजिक जीवन में सबसे छोटी इकाई परिवार थी, फिर ग्राम था, फिर विश था, और उससे बड़ा था जन। इसके बाद अब वर्ग जो है, ये वर्ड जो है, वर्ड व्यवस्था, ये जन्म आधारित हो गई। जैसे पिछले वीडियो में हमने देखा था कि ये कर्म आधारित वर्ड व्यवस्था थी, अब ये जन्म आधारित हो गई। ब्राह्मण थे, उनसे सबसे बड़े ब्राह्मण थे, इससे नीचे क्षत्रिय थे, उनसे नीचे वैश्य थे, और सबसे नीचे शूद्रों को माना जाता था। और गोत्र, अब इसमें एक नई चीज़ आती है, गोत्र। तो गोत्र एक्चुअली क्या होता है, गौधन एकत्र होना, मतलब कि जिसके पास जितनी ज़्यादा गायें, वो उस गोत्र में उतना ही श्रेष्ठ माना जाता था, कि उसका गोत्र उतना ही श्रेष्ठ है। इसके बाद इसमें आश्रम व्यवस्था की भी शुरुआत हुई। जैसा कि आप सभी ने सुना होगा, 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ये व्यवस्था यहीं से देखने को मिलती है, उत्तर वैदिक काल की व्यवस्था है। इसमें ब्रह्मचर्य 0 से 25 वर्ष था, गृहस्थ 25 से 50 वर्ष था, वानप्रस्थ आपका 50 से 75 वर्ष है, और फिर अंत में संन्यास जो है ये 75 से 100 वर्ष के लिए है। इसके बाद गृहस्थ आश्रम को सबसे श्रेष्ठ आश्रम माना गया है इसमें। इसके बाद देखते हैं स्त्री की स्थिति। तो स्त्रियों की स्थिति
पिछले वीडियो में जैसा हमने देखा कि उनको शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था, उनका उपनयन संस्कार होता था, उनकी स्थिति ठीक थी। लेकिन यहाँ पे स्त्रियों की संख्या में स्थिति में गिरावट होती है और यहाँ पे समिति, विदथ, इन सब में भागीदारी इन लोगों की नहीं रह जाती है, स्त्रियों की भागीदारी नहीं रह जाती है। पर्दा प्रथा जो है इस सब की भी शुरुआत धीरे धीरे यहीं से देखने को मिलती है और इस काल की प्रमुख महिलाएं जो हैं ये गार्गी, मैत्रेयी और कात्यायनी नाम की महिलाएं हैं। तो ये नाम आप याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है थोड़े से। इसके बाद फिर देखते हैं दास प्रथा। यहाँ पे दास प्रथा भी थी, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों लोग थे जैसे पहले था। जुआ खेलना, शराब पीना, घुड़दौड़, खेल, संगीत, तो ये 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड हुई हैं। शराब पीना, जुआ खेलना ये ऐड हुआ है एक्स्ट्रा से। तो ये भी इस समय जो है ये मनोरंजन के साधन हो गए थे। और विवाह जो है इस टाइम पे 2 तरीके के विवाह प्रचलित थे। सबसे पहले अनुलोम विवाह और दूसरा था प्रतिलोम विवाह। इसमें अनुलोम विवाह को श्रेष्ठ माना जाता था और प्रतिलोम विवाह को हेय दृष्टि से देखा जाता था। अनुलोम मतलब उच्च वर्ग का वर हुआ करता था और निम्न वर्ण की वधू हुआ करती थी। इसमें इसके विपरीत जो प्रतिलोम विवाह था इसमें निम्न वर्ण का वर हुआ करता था और उच्च वर्ण की वधू हुआ करती थी। तो आगे हम लोग देखते हैं आर्थिक जीवन। तो इस काल में देखते हैं सबसे पहला जो है प्रमुख व्यवसाय इन लोगों का कृषि हो जाता है। जैसा कि इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा हुआ था पूर्व वैदिक काल में जो पशुपालन है ये मुख्य व्यवसाय इन लोगों का हुआ करता था। लेकिन कृषि इस टाइम पे मुख्य व्यवसाय इसलिए हो जाता है क्योंकि लोहे की खोज होती है और लोहे की खोज से कृषि में उत्पादन बहुत हद तक बढ़ जाता है, अधिशेष बढ़ जाता है और इससे और भी कई सारे चेंजेस आते हैं। इसका सबसे प्रमुख प्रमाण जो है ये काठक संहिता में 24 बैलों के हल का वर्णन है। काठक संहिता में एक 24 बैलों के हल का वर्णन है जिससे ये पता चलता है कि इस काल में, उत्तर वैदिक काल में, कृषि एक बहुत बड़ा स्थान ले चुकी थी। इसके बाद दूसरा प्रमुख व्यवसाय इनका पशुपालन होता है। इसके बाद देखते हैं उद्योग और व्यापार का विकास होता है। जब ये कृषि करते थे तो एक अपनी जो है अपने उपयोग के बाद जो एक्स्ट्रा बच जाता था, जो एक्सेसिव प्रोडक्शन ये लोग करते थे उसका ये लोग व्यापार करते थे। उस अनाज को ये लोग बाहर के देशों में भी बेच दिया करते थे जिससे व्यापार का बहुत हद तक विकास होता है। इसके पहले हमने देखा था कि ये लोग बाहर के विदेशी देशों से व्यापार नहीं किया करते थे, इनमें सिर्फ आंतरिक व्यापार चला करता था। लेकिन विदेशी व्यापार भी इनमें स्टार्ट होता है, इसका प्रमाण मिलता है। लेकिन क्या होता है, यहाँ पे भी व्यापार जो है ये वस्तु विनिमय प्रणाली से ही चल रही होती है, सिक्के का, मुहरों का इसका प्रमाण नहीं मिलता है। इसके बाद इस काल में आर्थिक प्रगति से नगरीकरण प्रारंभ हुआ। ये लोग खाना बदोश की जगह अब धीरे धीरे नगरों को प्राथमिकता देने लगे थे। यहाँ पे नगरों का विकास धीरे धीरे देखने को मिलता है। और इस टाइम पे जो नदियाँ हुआ करती थी, नदियों के कुछ अलग अलग नाम थे। मतलब अभी वर्तमान में जो नदियाँ हैं उनके उस टाइम पे कुछ अलग नाम थे और ये परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। वैदिक काल से ये सबसे ज़्यादा उठने वाला टॉपिक है कि इस नदी को वैदिक काल में क्या कहा जाता था, वेदों में क्या कहा जाता था। तो ये बहुत अच्छे से याद करेंगे कि झेलम नदी को वितस्ता कहते थे, रावी को वरुष्णी कहते थे, सतलज का नाम शत्रुदी था, चिनाब का नाम अस्किनी था, गंडक को सदानीरा, काबुल को कुआं, व्यास को विपाशा और घग्घर नदी एक पड़ती है, इसको घाघर भी बोलते हैं, इसको सरस्वती उस टाइम पे बोला जाता था। तो ये आप अच्छे से तैयार कर लें। यहाँ पे मैंने एक आउटलाइन बना के भी कोशिश की है इसको याद कराने की। इसमें सबसे ऊपर वाली सिंधु है आपकी, इसके नीचे ये वितस्ता है, फिर अस्किनी है, फिर वर्षणी है, फिर विपाशा है और लास्ट में शत्रुदी है। जैसा कि वर्तमान नदियाँ आप देखते हैं तो झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और ये सतलज है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, अपनी अपनी ट्रिक्स हैं, कैसे भी आप याद करें, याद करने से मतलब है। फिर देखते हैं हम लोग धार्मिक जीवन के बारे में। तो इस टाइम पे यज्ञ कर्मकांडों का महत्व बढ़ जाता है। जैसे कि पहले देखते हैं तो इतना महत्व नहीं था इन सब का, लेकिन यहाँ आने पे यज्ञ और कर्मकांड का महत्व थोड़ा बढ़ा हुआ दिखता है। फिर देखते हैं हम लोग तो यहाँ पे ब्राह्मण क्षत्रिय के संघर्ष का दौर प्रारंभ हो जाता है। अभी तक चूंकि वर्ण व्यवस्था स्थायी नहीं थी, वर्ण व्यवस्था ये थी कि कर्म आधारित थी, लेकिन जब ये वर्ण व्यवस्था स्थायी होती है तो इसके साथ ही ब्राह्मण और क्षत्रिय के संघर्ष का दौर स्टार्ट हो जाता है। फिर यहाँ पे प्रमुख देवता जो हैं ये प्रजापति हो जाते हैं, यहाँ पे ये सृजन के देवता माने जाते हैं। फिर विष्णु जो हैं ये पोषक और रक्षक देवता माने जाते हैं, रुद्र पशुओं के देवता माने जाते हैं, वरुण जल देवता माने जाते हैं, पूषण शूद्रों के देवता माने जाते हैं। और यहाँ पे कुछ यज्ञ भी कराए जाते थे। सामान्य तौर पर ये यज्ञ राजन कराया करते थे। और क्यों कराते थे, सबसे पहला टाइप है इसका राजसूय यज्ञ। तो राजसूय यज्ञ क्यों कराया जाता था, ये प्रतिष्ठा के लिए कराया जाता था। वाजपेय यज्ञ होता था, ये शक्ति प्रदर्शन के लिए कराया जाता था। अश्वमेध यज्ञ ये राज्य विस्तार के लिए कराया जाता था। और यज्ञ में कर्मकांड जो है, बलि जो है, इस सब की प्रधानता देखने को मिलती है। इसमें जो उपनिषद हैं इस मामले में थोड़े श्रेष्ठ हैं क्योंकि इसमें इन सारी चीज़ों की निंदा की गई है। ये चीज़ें आपको वेदों में तो मिलती हैं लेकिन उपनिषदों में इनकी आपको निंदा देखने को मिलती है। उपनिषद इसे इनकार करते हैं, इसको एक अलग आडंबर की तरीके से वो लोग उपनिषदों में देखा गया है। तो ठीक है, ये वीडियो आपका समाप्त होता है यहीं पे। आपका ये टॉपिक जो है वैदिक सभ्यता यहीं पे समाप्त होती है। आप लोग जो है इसको अच्छे से तैयार करें और थोड़ा फैक्चुअल है ये दोनों ही टॉपिक्स जो हैं, वैदिक सभ्यता और आपका सिंधु घाटी सभ्यता। ये मैं भी समझता हूँ क्योंकि मैंने भी
ये इसको तैयार करने में अपना बहुत सारा टाइम दिया है, इसी के लिए मैंने वीडियो भी बना दी है और आपको टेलीग्राम पे इसके नोट्स भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप लोग वहाँ से देख के अपने खुद के नोट्स बना के या फिर उन्हीं को प्रिंट करा लें। आप जैसे भी आपसे हो सके आप उसको अच्छे से तैयार करें, एक एक चीज़ रटें। इसमें इसमें बेसिकली रटने की ही चीज़ है ये। इसके बाद की चीज़ें आपको जो मिलेंगी महाजनपद काल के आगे की चीज़ें जितनी भी मिलेंगी, इसमें आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि वो एक कहानी के तरीके से बहती चलेंगी। उसमें आपको बहुत दिक्कत नहीं होने वाली है। जो भी था इतना ही था, बहुत जो कड़ी मेहनत वाली चीज़ें थी यहीं तक थी। तो चलिए, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।